स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग की क्लास वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की है। वर्कशॉप कैलकुलेशन की ये 7वीं क्लास है। ठीक, इससे पहले की जो भी क्लासेस है वो क्लासेस ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पे पड़ी हुई है, वहां से जाके आप लोग आसानी से देख सकते हैं। ये क्लास आईटीआई के फर्स्ट ईयर के जितने भी स्टूडेंट है, सभी ट्रेड के सारे बच्चों के लिए ये क्लास है। ठीक, इस क्लास का यदि पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ globalitti.org से आप लोग जाके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वेबसाइट पे आपको मॉक टेस्ट देने की भी फ्री में सुविधा है, तो आप लोग मॉक टेस्ट भी आसानी से दे सकते हैं। ठीक, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये है हमारा पहला क्वेश्चन। ये है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि धातु का विशिष्ट गुरुत्व क्या होगा यदि धातु का टुकड़े का भार हवा में 150 ग्राम और पानी में 125 ग्राम है। हवा में 150 ग्राम है और पानी में 125 ग्राम है। तो जब हवा का वजन किसी भी वस्तु का हवा में वजन और पानी में वजन जब हम लोग बात करने लगते हैं तो यहाँ पे एक सिद्धांत आ जाता है, उत्प्लावन का सिद्धांत। उत्प्लावन का सिद्धांत उत्प्लावन का सिद्धांत। ठीक, बायो एसी प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के हिसाब से क्या होता है भाई, किसी भी वस्तु का पानी में वजन कम हो जाता है। किसी भी वस्तु का पानी में वजन कम इसलिए हो जाता है क्योंकि वह पानी के ऊपर क्या होता है, अपने वजन के हिसाब से पानी के ऊपर तैरने लगता है और जितना उसका वजन होता है उससे कुछ कम वजन का पानी साइड में हटाता है और उस पर तैरता रहता है। तो इसलिए पानी में किसी भी वस्तु का वजन कम हो जाता है। तो ये किस वजह से हो रहा है, ये उत्प्लावन के सिद्धांत की वजह से। यदि कोई वस्तु पानी पे तैर रही है तो इसका मतलब वहां पे कौन सा सिद्धांत अप्लाई हो रहा है, वहां पे उत्प्लावन का सिद्धांत अप्लाई हो रहा है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए इस क्वेश्चन में पूछा है विशिष्ट घनत्व, विशिष्ट गुरुत्व पूछा है। तो इसमें आप सबसे पहले काम ये करो कि उत्प्लावन के सिद्धांत से पहले तो ये निकालो कि इन दोनों के वजन का डिफरेंस कितना है। इसका हवा में कितना डिफरेंस है और पानी में कितना डिफरेंस है, ये दोनों चीज निकाल लो पहले। ये डिफरेंस निकालने के बाद बस हवा में जो वजन है उसी वजन को डिवाइड कर दो, जो इसका डिफरेंस आएगा, बस तुरंत आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, उत्प्लावन के सिद्धांत के हिसाब से पहले हम लोग इसका वजन निकालेंगे। तो वजन कितना हो जाएगा भाई, 150 माइनस 125, 150 माइनस 125 तब कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 25 ग्राम। कितना आएगा ये, 25 ग्राम। ठीक है, अब आप विशिष्ट गुरुत्व का फार्मूला जानते हैं। विशिष्ट गुरुत्व का फार्मूला क्या होता है भाई, विशिष्ट गुरुत्व का फार्मूला होता है पदार्थ का घनत्व डिवाइड बाई 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। ये आप जानते हो। ठीक है, ये है विशिष्ट गुरुत्व का फार्मूला। अब यहाँ पे जो वजन पहले से दिया हुआ है, इस वजन का डिवाइड कर दीजिए इसी 25 से, तो तुरंत आपका यहाँ पे आंसर निकल आएगा। यहाँ पे आपको घनत्व लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इस वजन का घनत्व लिखने की जरूरत नहीं है। आप केवल इस यहाँ पे वेट का ही आप डिवाइड कर देंगे तो तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए जैसे कि ये करिए 150 डिवाइड बाई 25, 150 डिवाइड बाई 25 कितना हो जाएगा भाई, ये 25 छक्का 150, 6 बार में कट जाएगा ना। तो यहाँ से आंसर बनेगा ऑप्शन ए। यहाँ से आंसर क्या बना, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, यदि पारा का द्रव्यमान 136 ग्राम है, पारा का द्रव्यमान 136 ग्राम और घनत्व 13.6 ग्राम है, 13.6 ग्राम है, तो इसका आयतन बताना है। आयतन क्या हो जाएगा, आप जानते हो कि घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है भाई,
घनत्व का फॉर्मूला होता है घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान बटा में आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन, यही होता है। ये तो सबको पता होगा, इतनी सी बात, इतनी छोटी सी बात सबको पता होगा। जो जो दिया हुआ है, जो गिवन डाटा है उसको लिख लो, पहले लिख लो ताकि आपके लिए आसान हो जाए। देखो मास दे रखा है, कितना दे रखा है 136 ग्राम, ठीक है। डेंसिटी दे रखा है, डेंसिटी कितना दे रखा है भाई 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इन दोनों वैल्यू को रख दो इस फार्मूले में। डेंसिटी कितना दे रखा है 13.6 रख दिए। द्रव्यमान कितना है 136 रख दिए। अब बटा में ये हो गया आयतन, बटा में हो गया आयतन। तो यहां से देख, यहां से आयतन का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आयतन को इधर लेके चले जाएंगे, इस 13.6 को नीचे लेके चले आएंगे। तो यहां से लेके चले आओ आयतन। इतना छोटा सा बात तो अब आप लोग समझ गए होंगे, जहां तक मुझे उम्मीद है, क्योंकि इतना कम, इतना वीक कैलकुलेशन किसी का नहीं होना चाहिए। अब इसको काट दो, ये कितने बार में कट जाएगा भाई, ये 10 बार में कट जाएगा। आयतन का मात्रक क्या होता है, आयतन का मात्रक होता है सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। तो 10 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, ये तो समझ गए होंगे। ये तो छोटा सा बस फार्मूला एक लगाना था, फार्मूले पे बस जो जो गिवन डाटा था आपके पास, गिवन डाटा रख देना था, तुरंत आंसर निकल जाएगा। इतनी छोटी सी बात तो एकदम समझ में आ गई होगी। चल भाई अगला क्वेश्चन देख। क्वेश्चन है कि दिए गए ब्लॉक का भार किलोग्राम में क्या होगा यदि इसका आयतन 320 है और घनत्व कितना है, घनत्व 8.9 है, घनत्व है 8.9 और इसका आयतन दिया हुआ है 320। पूछा है आपसे कि इसका भार क्या होगा किलोग्राम में, मतलब कि आपसे द्रव्यमान पूछ लिया है। आपसे क्या पूछ लिया है, आपसे द्रव्यमान पूछ लिया, लेकिन द्रव्यमान किसमें बताना है आपको, केजी में। यहाँ पे यूनिट का ध्यान दीजिएगा, ये किसमें है, ये ग्राम में दिया हुआ है। यहाँ पे पूछा किसमें है, इसने पूछा है केजी में। ठीक, चलो अब फार्मूला अप्लाई करो। फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्या होगा फार्मूला, फार्मूला आप जानते हो कि घनत्व इक्वल टू क्या होता है भाई, द्रव्यमान बटा में आयतन, यही होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया। ठीक है सर, क्या क्या गिवन है उसको लिख लीजिए पहले। सर गिवन है आयतन इक्वल टू कितना दिया हुआ है 320 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, घनत्व कितना दे रखा है भाई, घनत्व दे रखा है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यही दे रखा है। अब ये जो जो गिवन डाटा है उस गिवन डाटा को इस फॉर्मूले में रख दीजिए बस। तो यहाँ पे रखा हमने 8.9 इज इक्वल टू द्रव्यमान, ये हो गया आपका द्रव्यमान बटा में आयतन। आयतन कितना है भाई, आयतन है आपका 320। तो यहाँ से द्रव्यमान इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ना। तो यहाँ से लिख लो द्रव्यमान इक्वल टू क्या होगा भाई, द्रव्यमान इक्वल टू हो जाएगा 320 मल्टीप्लाइड बाई 8.9। इसको गुणा करो तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये जीरो वहां पे जाएगा तो ये इसको बना, ये दशमलव हट जाएगा, 32 मल्टीप्लाइड बाई 8.9। ठीक है, 32 मल्टीप्लाइड बाई 8.9, तो इसका गुणा कर लो। यहाँ पे ज्यादा सोचने वाली बात इसमें है नहीं। 9 दूनी 18 और 8 दूनी 16 17, 3 7 21 और 3 8 24, 24 2 26। ये कितना बना 8, 7 7 14 4 हासिल 1, 6 1 7 1 8 और ये कितना बना 1 1, अरे यार ये 26 है ना, हाँ ये 26 है, 26 को मैंने 16 लिख दिया है, 26 है, अरे भाई 26, ये 2, तो 2848 कितना आएगा यहाँ से 2848 क्या आया, 2848 ग्राम आया। इतना ग्राम है, इसका द्रव्यमान कितना है, इतना ग्राम है। अब आप जानते हो कि ग्राम को यदि आपको किलोग्राम में चेंज करना है, ग्राम को यदि आप किलोग्राम में चेंज करना चाहते हो तो उसमें क्या करना पड़ेगा, 1000 से
भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1000 से भाग दे दो इसमें, तो 2 8 4 8 डिवाइड बाई 1000, डिवाइड बाई 1000। तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.848 kg, 2.848 kg। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी फॉर बाहुबली। चल भैया, चलो चलो चलो, ठीक ठीक है, ठीक है, चलो थोड़ा सा एंजॉय भी करते रहना चाहिए क्लास में, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यदि धातु का भार 6.5 है, 6.5 किलोग्राम हवा में तथा 3.5 किलोग्राम पानी में है, तो धातु का विशिष्ट गुरुत्व क्या होगा। फिर वही क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन में लिया था, पहला वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, पहले आप उत्प्लावन का सिद्धांत अप्लाई करेंगे। उत्प्लावन के सिद्धांत से इन दोनों का डिफरेंस का वाला वेट निकालिए, तो दोनों का डिफरेंस लगाइए भाई, अकॉर्डिंग टू, या यहाँ पे लिख लो कि बायोसी थ्योरम, बायोसी प्रिंसिपल के अनुसार। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, अनुसार वजन, वजन कितना होगा भाई 6.5 माइनस 3.5, 6.5 माइनस 3.5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 3, यही हो जाएगा ना। अब आपका विशिष्ट गुरुत्व लिख लो, विशिष्ट गुरुत्व कितना होगा, यहाँ पे यहाँ लिखो विशिष्ट गुरुत्व, विशिष्ट गुरुत्व, विशिष्ट गुरुत्व इक्वल टू, मैंने बताया था कि आप अब यहाँ पे आप घनत्व की बात नहीं करेंगे, आप यहाँ पे आप सीधे सीधे केवल वेट की ही बात करेंगे, केवल दोनों वेट का आप डिवीजन कर दीजिए, तुरंत आपका विशिष्ट गुरुत्व निकल आएगा। तो धातु का हवा में कितना वजन है, 6.5 है, यहाँ पे हमने लिख दिया 6.5, डिवाइड बाई इन दोनों का डिफरेंस कितना आया है 3 हमने लिख दिया यहाँ पे, इसको डिवाइड करो कितना हो जाएगा 2.166, ये हो गया आंसर, आंसर मैच किया गया। हाँ, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी फॉर चेन्नई, ऑप्शन सी फॉर चेन्नई। देखा था कल कैसे चेन्नई जीती थी, आईपीएल देखते हो कि नहीं देखते हो, चलो देखते हो तो अगला क्वेश्चन देखो, गति का सूत्र क्या है, गति का सूत्र क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला ये तो बचपन से पढ़ते आए हो कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, लगा दो, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, ऑप्शन ए, यही तो होता है भाई। अभी तक ये एक ही फॉर्मूला, तो हमें उम्मीद है कि अभी तक आप लोगों को याद होगा कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, ठीक है। यहीं से यदि मैं दूरी इक्वल टू निकालना चाहूं तो यहाँ से दूरी इक्वल टू हो जाएगा आपका चाल गुणे समय, चाल गुणे समय, ठीक है। और समय इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, समय इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, ठीक है। इतनी बात तो क्लियर हो गई ना भाई। ये फॉर्मूला तो सबको याद होगा जहां तक मुझे उम्मीद है, क्योंकि ये बेसिक फॉर्मूला है, ये आप लोगों को तीसरी या चौथी कक्षा में ही पढ़ा दिया जाता है। ये चाल बराबर दूरी बट्टा समय, इतना फॉर्मूला तो आपको पढ़ा ही दिया जाता है। अब देखो यहाँ से यदि मैं इसका मात्रक निकालना चाहूं तो मात्रक क्या हो जाएगा, यहाँ से यदि इसका मात्रक निकालना चाहूं तो दूरी का मात्रक क्या होता है भाई, लंबाई, दूरी का मात्रक लंबाई होता है ना। दूरी किस में मापी जाती है, दूरी लंबाई में ही मापी जाती है, तो दूरी किस में मापी जाएगी भाई, मीटर में, मीटर हो जाएगा यहाँ से। और समय किस में मापा जाता है, समय सेकंड में मापा जाता है। दूरी एक तरह का क्या है, दूरी एक तरह का लंबाई है, और लंबाई को किस में मेजर करते हैं हम लोग, लंबाई को हम लोग मीटर में ही मेजर करते हैं। अभी कहीं पे भी लंबाई नापना होता है तो यही तो बताते हो आप कि ये इतना मीटर है या इतना किलोमीटर है, मीटर में आप मापते हो तो मीटर, डिवाइड बाई समय का तो सेकंड होता ही है, तो मीटर पर सेकंड इसका मात्रक हो जाएगा गति का, मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि गति का इकाई, गति का इकाई क्या होगा, गति का इकाई मैं अभी आपको बता दिया हूँ, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए मीटर पर सेकंड, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन है आपका कि एक कार का भार 800 किग्रा है, एक कार का भार 800 किग्रा का द्रव्यमान होता है,
क्या लिख दिया है हिंदी यार, इंग्लिश पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो। व्हाट इज द वेट फोर्स, व्हाट इज द वेट फोर्स ऑफ ए कार हैज मास ऑफ 800 केजी। उसके पास मास है 800 केजी, तो उसका फोर्स पूछा है, मास है उसके पास 800 केजी। देखो m इक्वल टू कितना दिया हुआ है, m इक्वल टू दिया हुआ है 800 केजी। देखिए भाई इसका जो हिंदी दिया है, हिंदी थोड़ा सा गलत लिखा है, हिंदी ये गूगल ट्रांसलेट है भाई, गूगल ट्रांसलेट में हिंदी गलत हो जाती है। आप इंग्लिश वाला वजन, इंग्लिश वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इंग्लिश वाले क्वेश्चन में पूछा ये है कि एक कार का द्रव्यमान 800 ग्राम है, 800 केजी है, एक कार का द्रव्यमान 800 केजी है, तो उसका फोर्स बताइए, उस कार का फोर्स बताइए। यदि ग्रेविटी की वैल्यू दे रखी है 9.8, ग्रेविटी मतलब कि गुरुत्व का मान दे रखा है 9.8, तो उस पर लगने वाला फोर्स बताइए। फोर्स आपको बल निकालना है। m इक्वल टू आप जानते हो, m इक्वल टू दे दिया है आपको कितना, m इक्वल टू दिया हुआ है 800 केजी। ठीक है, निकालना क्या है आपको, हमें निकालना है f इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। g की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, g की वैल्यू दे रखी है 9.81, 9.81। अरे डिलीट हो जा भाई, हाँ 9.81। आप जानते हो फॉर्मूला F इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू m इंटू जी होता है ना, फॉर्मूला यही होता है F इक्वल टू m इंटू जी, या F इक्वल टू अभी तक आपने m इंटू ए पढ़ा था, m इंटू ए, जहाँ पे ए क्या है, ए त्वरण है, वैसे ही जी भी क्या है, जी भी गुरुत्वीय त्वरण है, ये भी तो एक प्रकार का त्वरण ही है। तो यहाँ पे m और m इंटू जी फॉर्मूला अप्लाई हो गया। तो m की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, m की वैल्यू दे रखी है 800, और फिर g की वैल्यू कितनी दे रखी है, क्वेश्चन में दे रखी है g की वैल्यू 9.81, 9.81। इन दोनों को यदि आप मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 9.81। तो देखो ये 2 जीरो से ये दशमलव हट जाएगा, तो कर दो इसको 8 गुणे 981, इसको गुणा करके लिख लो, 8 एकम 8, 8 अठाई 64, 64 का 4 हासिल कितना बचा 6, 8 9 72, 72 6 78, 72 6 78, 78 48 न्यूटन, 78 48 न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, तो यहाँ पे न्यूटन लिख लो, बल का मात्रक न्यूटन होता है। SI प्रणाली है ना ये, बल का जो न्यूटन है, न्यूटन क्या है, कौन सा मात्रक है, SI है कि MKS है कि CGS है, ये आपका SI है। ठीक है, ये आपका SI मात्रक है बल का। चल भाई अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन है वेग का सूत्र क्या है, वेग का सूत्र क्या है। देखो स्पीड में और वेग में बहुत ज्यादा अंतर नहीं, बस अंतर ये है कि स्पीड आपका जो है वो अदिश राशि है और वेग जो है वो सदिश राशि बन जाती है, बस यही एक अंतर है। बाकी फॉर्मूला भी सेम ही होगा। वहां पे हम लोग दूरी की बात करेंगे, हम लोग स्पीड में दूरी की बात करेंगे, यहाँ पे हम लोग दूरी की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग विस्थापन की बात करेंगे, क्योंकि दूरी भी क्या है, दूरी एक अदिश राशि है, तो अदिश राशि को तो हम लोग लेंगे नहीं, सदिश राशि की यदि बात कर रहे हैं तो दूरी आपका स्पीड के लिए यूज होता है, बाकी वेग के लिए हम लोग विस्थापन लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा कि डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम। ऑप्शन कौन सा मैच किया, ऑप्शन बी, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम, वी फॉर बाहुबली, आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। जहां पे वेग को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, वेग को हम लोग स्मॉल v से प्रदर्शित करते हैं। वेग इक्वल टू होता है आपका विस्थापन, विस्थापन बटा में समय। ठीक है, विस्थापन बटा में समय, यहां लिख लो वेग, ये हो गया इसका फॉर्मूला। अच्छा यहीं से यदि मैं इसका मात्रक निकालूं तो मात्रक इसका क्या निकलेगा भाई, देखो विस्थापन भी क्या है, विस्थापन भी एक तरह का दूरी ही है, लेकिन बस ये सदिश ले रहे हैं कि सदिश राशि वो वही राशि होती है ना जिसमें परिमाण और दिशा दोनों दिया रहे, तो वो आपकी सदिश राशि होती है। तो ये भी एक तरह का लंबाई ही है, लंबाई है तो इसको किस में मेजर करेंगे हम लोग, इसको हम लोग मीटर में मेजर करेंगे। और बाकी जो समय है, समय का मात्रक क्या होता है भाई, समय का मात्रक सेकेंड होता है। तो वेग का भी मात्रक आपका क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेग का भी मात्रक मीटर पर सेकेंड और स्पीड का भी मात्रक मीटर पर सेकेंड। बस अंतर क्या है, अंतर यह है कि वेग एक आपकी सदिश राशि है और स्पीड अदिश राशि है। ठीक है, चलो
अगला क्वेश्चन है कि वेग का इकाई क्या है। अरे भाई ये तो वही क्वेश्चन दे दिया, वेग का इकाई, वेग का इकाई लो ए ऑप्शन, वेग का इकाई ए ऑप्शन। ये तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ये हमने काफी अच्छे से बता भी दिया आपको। अगला क्वेश्चन देखो, जिस वस्तु में परिमाण या साइज होता है उसे क्या कहते हैं। What is called if a body possess only magnitude, magnitude और size, केवल मैग्नीट्यूड दिया है, केवल मैग्नीट्यूड या साइज दिया हुआ है, इसमें डायरेक्शन की बात नहीं किया है, तो ये कौन सी राशि हो गई। जब भी केवल मैग्नीट्यूड की बात होती है, केवल परिमाण की बात होती है, तो वो राशि केवल और केवल आपकी अदिश राशि बनती है। जब दिशा की बात करेगा तब जाके वो सदिश बनेगा, जब तक दिशा की बात नहीं करेगा तब तक वो आपकी अदिश राशि। केवल मैग्नीट्यूड की बात करेगा, यहाँ पे ओनली लिखा है ना, इस ओनली का क्या मतलब है कि केवल परिमाण की बात किया, इसने दिशा की बात नहीं करी है, दिशा की बात नहीं करी है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा अदिश राशि, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। चलो अगला क्वेश्चन देखो, यदि वस्तु में, भाई इसका इंग्लिश वाला ही मैं पढ़ रहा हूं क्योंकि हिंदी में थोड़ा थोड़ा मिस्टेक दिख रहा है मुझे। व्हाट इज कॉल्ड इफ ए बॉडी पासेस बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसने बोथ की बात कर दिया। देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या बात किया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में केवल ओनली बोला था, ओनली मतलब कि केवल मैग्नीट्यूड की बात किया था, यहाँ पे बोथ बोल दिया, यहाँ पे बोल दिया बोथ मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की बात कर लिया। तो अब ये कौन सी राशि बन जाएगी भाई, अब ये बन जाएगी आपकी सदिश राशि, क्योंकि सदिश राशि में आप जानते हो कि सदिश राशि में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम लोग दोनों लेते हैं, यदि डायरेक्शन नहीं दिया रहेगा तो वो राशि आपकी अदिश राशि होती है। ठीक है, चल भैया अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु में विस्थापन के परिवर्तन की दर क्या कहलाती है। विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है। देख भाई, परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर, ये बात बस समझो कि दर को हम लोग कैसे लिखते हैं। यदि इस बात को केवल समझ गए, केवल इस लैंग्वेज को यदि आप समझ गए तो इस क्वेश्चन को करने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, देखिए जहां पे भी यदि दर की बात करता है, जहां पे भी यदि दर की बात करता है, परिवर्तन की दर की बात करता है, तो वहां पे हम लोग बटा में टी कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं किससे, टी से, समय से, समय से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। जो राशि दी रहती है उस राशि में हम लोग समय का भाग कर देते हैं, तो वही चीज होता है हमारा परिवर्तन की दर। जैसे देखो यहाँ पे विस्थापन है ना, तो यहाँ पे लिख लो ऐसे विस्थापन, ऐसे लिख लो विस्थापन, विस्थापन और बटा में क्या, समय से भाग देना है ना। परिवर्तन की दर का मतलब क्या है, परिवर्तन की दर का मतलब यह है यहाँ पे समय। ठीक है, परिवर्तन की दर का मतलब क्या होता है, हम लोग समय से भाग दे देते हैं। तो ये चीज क्या, ये किसका फॉर्मूला बन गया, अभी कुछ देर पहले ही तो पढ़े हो, अभी कुछ मुझे लग रहा है 3-4 क्वेश्चन पहले आपने पढ़ा था, यही तो वेग का फॉर्मूला है, विस्थापन बटा में समय, विस्थापन बटा में समय, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। देखो ये जो परिवर्तन की दर है, परिवर्तन की दर का मतलब समझ पा रहे हो कि नहीं। जैसे मैं यहाँ से एक और फॉर्मूला आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। यदि आप धारा का फॉर्मूला पढ़ते हैं, धारा का यदि परिभाषा पढ़ते हैं, तो धारा का परिभाषा क्या होता है, धारा का परिभाषा होता है कि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो आवेश प्रवाह की दर की दर को धारा कहते हैं। तो आवेश को ऐसे लिख लो, आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं और इसमें टी का भाग दे दो, तो यही तो फार्मूला होता है आई का, यही तो फार्मूला होता है धारा का। धारा का फार्मूला क्या होता है, धारा इक्वल टू होता है ना आवेश बटा में समय, आवेश बटा समय। तो जब भी परिवर्तन की दर की बात करेगा तो वहां पे समय का भाग होता है। ठीक है, इतनी बात अब क्लियर हो गई होगी। अब ये बात यदि आप समझ जाओगे तो कोई भी क्वेश्चन देगा वहां पे आप आसानी से उसका फॉर्मूला निकाल लोगे। ठीक है, चलिए ये थी आज की क्लास आपकी। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलो ठीक, धन्यवाद।